नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। आखिर एक पिता हूँ मैं, अपने बच्चे के लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, इतने आसानी से हिम्मत तो नहीं हारूंगा। ऐसे कैसे मेरे बेटे के साथ वो गलत कर सकती है। पत्नी बनकर आई थी वो उसकी, और आज उसकी क्या हालत करती है। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा उसे। सुरेंद्र जी हिम्मत करते हुए खड़े होकर के बोले। उन्हें इस तरह देखकर उनकी पत्नी माया ने कहा, रहने दो जी, हम क्या ही कर लेंगे, हमारा बेटा तो सलामत है ना, बस वही काफ़ी है। ऐसी लड़की का क्या भरोसा, जाने दो उसे। तुम उसे सलामत कह रही हो? हमने अपने जीते जागता बेटा बहू को सौंपा था, उसने जिंदा लाश बनाकर हमें दिया है। हंसता मुस्कुराता मेरा बेटा आज कैसी हालत में हो गया है, और ये सब उसके कारण। सुरेंद्र जी की बात सुनकर मैं अपने पल्लू में अपना मुंह छुपा कर रोने लगी। आखिर वो भी क्या करती। अपने 27 साल के बेटे को यूं हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा देखकर किस माँ का रोना नहीं आएगा। 1 साल पहले सुरेंद्र जी और माया ने अपने बेटे अभिमन्यु की शादी रागनी से करवाई थी। रागनी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, पर उसके ख्वाब शुरू से ऊंचे थे। रागनी पढ़ना चाहती थी, उसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया था। वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, जो उसके पिता ने अपनी कम आय के कारण नहीं करवा पा रहे थे। शादी से पहले ही उसने बता दिया था कि वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन सुरेंद्र जी के परिवार को इसमें कोई समस्या नहीं थी, सो उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। यहाँ तक कि जब रागनी के पिता ने कहा कि वो सामूहिक सम्मेलन में विवाह करवाना चाहते हैं क्योंकि वे शादी का खर्चा नहीं उठा सकते, तो उसके लिए भी वो लोग राजी हो गए। काफी साधारण तरीके से रागनी और अभिमन्यु की शादी हुई थी। शादी होकर रागनी ससुराल आ गई, लेकिन पग फेरे के लिए गई तो लौट कर नहीं आई। जब अभिमन्यु से लेने गया तो उसने कहा, अब मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, ससुराल में लेकर ये संभव नहीं है, और अभी मुझे आगे कॉलेज में एडमिशन लेना है। सोच रही हूँ कि शादी में आए शगुन के पैसों से मैं अपनी एडमिशन फीस भर दूँ। अरे पढ़ाई तो करनी है, वो तो वहाँ पर भी कर सकती हो, और फिर वहाँ डिस्टर्ब करने वाला कौन है। मैं और पापा तो सुबह ही दुकान चले जाते हैं, और जिसमें रात को ही घर आते हैं, और मम्मी ही दिन भर होती हैं घर में। मेरी मम्मी बहुत सुलझी हुई हैं, वो भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। और रही बात फीस की, तो मैं वो जमा करवा दूंगा ना, तुम फिक्र क्यों कर रही हो। आखिर हमने वादा किया है तुम्हें आगे पढ़ने का, तो हम उसे निभाएंगे भी। अभिमन्यु ने कहा, नहीं अभिमन्यु जी, कम से कम आप तो मेरी भावनाओं को समझो। आप मेरे जीवन साथी हो, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। रानी ने बड़े ही प्रेम भरे शब्दों से अभिमन्यु से विनती की। ये सुनकर अभिमन्यु का दिल पिघल गया, और वो रागनी को वहीं छोड़ करके आ गया। साथ ही कॉलेज में एडमिशन के लिए फीस भी दे आया। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि और ज़रूरत हो तो बोल देना। जब घर आया तो माया जी ने इस बारे में पूछा, तो अभिमन्यु ने उन्हें भी समझा दिया। हालांकि ये बात माया और सुरेंद्र जी को अजीब लगी, पर ठीक है, बेटे बहू की आपसी समझ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। यूँ तो रागनी कभी भी अभिमन्यु से ठीक से बात नहीं करती। अगर अभिमन्यु फ़ोन लगाता तो कभी पढ़ाई का बहाना, तो कभी कुछ और बहाना करके फ़ोन जल्दी से जल्दी रख देती। लेकिन जब पैसे लेने होते तो बड़े ही प्यार से अभिमन्यु से बात करती। महीने में एक बार 15-20 हज़ार रुपये आराम से वो ले लेती, ये कह करके कि कोचिंग की फीस जमा करनी है, ज़रूरी किताबें खरीदनी है। अभिमन्यु भी विश्वास में पैसे रागनी को दे देता। कई बार अभिमन्यु उससे मिलने के लिए उसके घर जाता, तो कई बार तो वो मिलती ही नहीं, और जब मिलती तो हमेशा यही कहती कि कल मेरा वीकली टेस्ट है, मुझे तैयारी करनी है। इसलिए 10-15 मिनट उसके पास बैठती और फिर पढ़ने के लिए उठकर कमरे में चली जाती। तीज त्यौहार पर भी
अगर माया जी उसे आने के लिए कहती तो वो कोई ना कोई बहाना बना देती, या फिर आती भी तो दिन में 1-2 घंटे रुकती और वापस अपने मैके चली जाती। ये सब यूं ही चलता रहा। अगर 2 महीने सुरेंद्र जी ने रागिनी को किसी और लड़के के साथ नहीं देखा होता, उन्होंने घर जाकर अभिमन्यु को बताया तो अभिमन्यु ने कहा, पापा कोई फ्रेंड या कोई रिश्तेदार होगा। तब सुरेंद्र जी ने कहा, बेटा हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन बेटा तुम्हें पता भी है कि रागिनी कौन से कॉलेज में या कौन से कोचिंग सेंटर में जाती है। मैं तुम्हारे मन में तुम्हारी पत्नी के लिए शक का बीज नहीं बो रहा हूँ, पर कहीं ऐसा ना हो कि हम विश्वास ही विश्वास में रह जाए। आजकल ज़माना बड़ा खराब है, तो थोड़ा पता करो। अभिमन्यु को भी सुरेश जी की बात सही लगी। आखिर कुछ दिन दुकान ना जाकर उसने इस बारे में पता करना ही ठीक समझा, लेकिन जो बातें उसके सामने निकल करके आईं, इससे वो हैरान रह गया। रागिनी सुबह कॉलेज के लिए तो निकलती जा खाना होती थी, पर कॉलेज ना जाकर पूरे दिन वो एक लड़के के साथ घूमती रहती थी। यहाँ तक कि उसने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया था। फिर वो पैसे किस बात के लिए ले रही थी? मतलब पैसे अभिमन्यु से ले रही थी और खर्च किसी और के साथ कर रही थी। ये देखकर अभिमन्यु पूरी तरह से टूट गया। आखिर कुछ दिन बाद उसने हिम्मत कर सुरेंद्र जी को सब कुछ बताया। ये सुनकर सुरेंद्र जी और माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने इस बारे में रागिनी और उनके माता पिता से बात करने की ठान ली और एक दिन बिना बताए अचानक उनके घर पहुंच गए। लेकिन रागिनी के माता पिता ने तो मानने से ही इनकार कर दिया। उल्टा वो तो सुरेंद्र जी और उनके परिवार पर ही झूठा इल्ज़ाम लगाने लगे कि वो लोग रागिनी को परेशान करते हैं और अब उसे पढ़ाने के अपने वादे से मुकर रहे हैं। तब सुरेंद्र जी ने कहा, हम ना तो रागिनी को परेशान कर रहे हैं और ना ही उसे पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं, पर हम अब रागिनी की पढ़ाई का खर्चा तभी देंगे जब रागिनी ससुराल में रहेगी और वहीं रह कर के अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। लेकिन रागिनी ने इससे साफ इनकार कर दिया। मैं ससुराल में नहीं रहूंगी, और रही बात खर्च देने की, तो वो आपको देने ही पड़ेंगे। आजकल कानून भी लड़कियों की ही सुनता है। रागिनी के जवाब को सुनकर के सुरेंद्र जी और उनका परिवार हतबत रह गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आखिर उन्हें समझ आ गया कि वो गलत ही फंस चुके हैं। आखिर सुरेंद्र जी ने साफ मना कर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर के वापस घर आ गए। दूसरे दिन रागिनी ने उनके खिलाफ केस दायर कर दिया। अभिमन्यु और उसके परिवार वाले उसे परेशान करते हैं और उसे बात बात पर घर आकर प्रताड़ित करते हैं। साथ ही वो दहेज की भी मांग कर रहे हैं। आखिर जब अभिमन्यु और उसके परिवार वालों को नोटिस मिला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने इस बारे में रागिनी और उसके माता पिता से बात की तो उन्होंने बाहर ही सेटलमेंट करने की बात की। केस वापस लेने के एवज में रागिनी ने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, पर अभिमन्यु ने कहा, किस बात के पैसे चाहिए आप लोगों को? हमने तो आपका कोई खर्चा नहीं करवाया। शादी भी सामूहिक सम्मेलन में हुई थी और साल भर आप लोगों ने हमसे पढ़ाई के नाम पर पैसे तो ऐंठे ही हैं। हम तो एक फुटी कौड़ी भी नहीं देंगे आपको। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, कानून अच्छे से जानती हूँ। पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगी, इतने आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ, रागिनी ने अभिमन्यु से कहा। पर अभिमन्यु और उसका परिवार इसके लिए राजी नहीं था। आखिर वहां से निकल कर अभिमन्यु और उसके परिवार ने भी रागिनी के खिलाफ केस दायर कर दिया। परंतु ये समय परिवार के लिए बहुत ही भारी बीत रहा था। आखिर सामाजिक और मानसिक तौर पर अभिमन्यु और उसका परिवार काफ़ी खुद झेल रहा था। यहाँ तक कि उनके अपने लोग भी रागिनी के खिलाफ गवाही देने से बच रहे थे। आखिर कोई भी आज के ज़माने में कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता था।
आए दिन रागिनी और उसके परिवार वाले उन पर कुछ न कुछ इल्जाम लगाते रहते थे। कोर्ट में केस चल ही रहा था। 2 दिन पहले सुनवाई के समय अभिमन्यु टेंशन में कोर्ट जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और तब से वो अस्पताल में ही था। उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी। अपने बेटे को इस तरह से बिस्तर पर बैठे देख आखिर माया ने कहा, अरे दे दीजिए न पैसे और पीछा छुड़ाइए उस बेढंगी लड़की से। हमारे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया उसने। क्या हालत कर दी उसने मेरे बेटे की। कैसी बात कर रही हो तुम। भला हम क्यों पैसे दे, हम गलत थोड़ी ना है। और फिर इतने पैसे कोई हमारे पास ही थोड़ी ना है। कोई हम अमीर घराने के लोग तो नहीं है ना। हम भी एक मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। सुरेंद्र जी उसे समझाते हुए बोले, आप चाहो तो ये मकान बेच दो और उस लड़की से पीछा छुड़ाओ। माया अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, नहीं, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। आखिर मैं एक पिता हूँ। आखिर सुरेंद्र जी ने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मदद की गुहार लगाई। आखिर आप लोगों से पैसे नहीं मांग रहे हैं, बस इतनी सी मदद कर दीजिए कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। अभिमन्यु और उसके परिवार की स्थिति को देखकर कुछ लोग रागिनी के खिलाफ गवाही देने को तैयार हुए। साथ ही साथ ये भी सजेशन दिया कि सामूहिक सम्मेलन में शादी हुई थी तो वहाँ से रिकॉर्ड निकलवाइए ताकि ये प्रूफ हो सके कि शादी में कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं हुआ था और आप लोगों ने दहेज के नाम पर उनसे कुछ नहीं मांगा। आखिरकार ये सब करने के बाद रागिनी का केस थोड़ा कमज़ोर जरूर पड़ा। अभिमन्यु की स्थिति में अभी पहले से सुधार था। अभी भी ये केस कोर्ट में पेंडिंग है। समाज के कई गणमान्य लोग भी इसमें शामिल हैं, लेकिन रागिनी अभी भी 10 लाख रुपए के लिए अड़ी हुई है। उसे लगता है कि शादी के नाम पर पत्नी इतने पैसों की हकदार होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।